आज केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य गुणधर्म। कल हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ लिए थे। आज इनके गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। डी ब्लॉक के तत्व के बारे में सबसे पहली विशेषता ये ध्यान दीजिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व है, सब जितने भी तत्व हैं सब धातु हैं। इसमें केवल मरकरी पारा Hg जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको ये बताएंगे हम, डी ब्लॉक के तत्व जो ये सब आप देख रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकी गुणधर्म रखते हैं। उत्प्रेरकी गुणधर्म का मतलब ये होता है इनको उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, हैबर बीज से जब अमोनिया का औद्योगिक निर्माण करते हैं N2+3H2 इक्वल देन आपका 2NH3, तो आप ये पीछे पढ़े हैबर बीज से अमोनिया के औद्योगिक निर्माण में पढ़े होंगे। यह भी उत्प्रेरक होता है और ये मॉलिब्डेनमवर्धक होता है। यानी आप देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में जो ये लोग हैं ये उत्प्रेरकी गुणधर्म रखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो है ये उत्प्रेरकी गुणधर्म रखते हैं। एक अगली बात आपको हम बता रहे हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये देखिए संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। उपसंयोजी यौगिक, संकुल यौगिक यानी उपसंयोजी यौगिक। एक उपसंयोजी यौगिक का एग्जांपल हम देते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट, देखिए K4 FeCN6, ये देखिए आपका संकुल यौगिक बन गया। यानी इसमें आपका देखिए Fe आया हुआ है, डी ब्लॉक का तत्व है। यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संकुल यौगिक, देखिए वैसे भी आप एक आगे चलकर हम पढ़ाएंगे आपको उपसंयोजी यौगिक के बारे में पूरा बताएंगे। एक टॉपिक ये पूरा उपसंयोजी यौगिक, लिगेंड्स उसी में आएगा। और ऐसे भी आप समझ लीजिए उपसंयोजी यौगिक एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर रहता है, एक पहचान है। बाकी आपको पूरी डिटेल्स में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो ये डी ब्लॉक का तत्व जो होता है ये संकुल यौगिक का निर्माण करता है, उपसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। एक अगली बात बताएंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये याद रखिएगा ये रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। जैसे आप रंगीन यौगिक बनाएंगे, जैसे आप देखिए इसमें जो एस्कार्डियम है, अगर उस देखिए उसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखिए +3 होती है, तो ये Sc पे +3, ये आपका जो होता है रंगहीन होता है। आपका ये जैसे टाइटेनियम है Ti पे ट्रिपल+, ये याद रखिएगा ये आपका जो है जामुनी कलर का होता है। और उसके बाद जो है अगर आपका Cr पे ट्रिपल+ है तो याद रखिएगा ये बैगनी कलर का होता है। तो ये रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। एक बात अगली भी ये भी हो गई, डी ब्लॉक के तत्व जो है रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। अगली विशेषता ये है कि जो डी ब्लॉक की ये तत्व हैं ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। बाकी अंतराकाशी यौगिक के बारे में एक आध टॉपिक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि मतलब डी ब्लॉक के तत्व जो इसमें जिस क्रिस्टल जालक में पाए जाते हैं उनके क्रिस्टल जालक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब उसके जालक में जुड़े होते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है। तो डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरी बात, डी ब्लॉक के तत्वों में ये जो देख रहे हैं जैसे Fe का तार आप देखते हैं, लोहे का तार, कॉपर का तार, एल्यूमिनियम जो है कॉपर का तार, लोहे का तार, तो ये जो है ये तन्य होते हैं। और एक अगली विशेषता है कि डी ब्लॉक के तत्वों में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इनके गिरने पर या पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। एक बात ये हो गई। आप एक आखिरी बात आपको हम ये बता रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्व, ये भी बात है डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुओं का भी निर्माण करते हैं। आप देखे हैं पीतल के निर्माण में इन डी ब्लॉक के तत्वों का यूज होता है, मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, रंगीन आयन रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक दूसरा नाम आप कह सकते हो उपसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तो आप बात जान गए। आइए डी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखिए,
ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। आप स्कैंडियम को छोड़ दीजिए, यट्रियम को छोड़ दीजिए, लैंथेनम को छोड़ दीजिए और 30 ये जिंक को छोड़ दीजिए। इनको आप छोड़ दीजिए, इनको छोड़कर लगभग सबके सब परिवर्तीशील ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। आपका जो जिंक है जेडिन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 हमने देखिए दर्शाया है। यट्रियम की ऑक्सीकरण अवस्था जो आई है उसकी +3 होती है। लैंथेनम की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +3 होती है। इनको छोड़कर जितने तत्व हैं परिवर्तीशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। ये पूछा गया है कि मैंगनीज की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो मैंगनीज की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है +7 होती है। ये विशेष बात ध्यान दीजिएगा। और मैंगनीज की सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है +2 होती है। ये विशेष कर बात हो गई। अगली बात याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों का आकार हम पढ़ेंगे। वैसे भी आप जानते हो डी ब्लॉक के तत्वों का जो आकार होता है ये पी ब्लॉक के तत्वों से मैंने यहां दिखाया भी है। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों का आकार पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है और एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है कम होता है। सॉरी, डी ब्लॉक के तत्वों का जो आकार होता है पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है, एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है कम होता है। ये तो फिलहाल आइए आकार के बारे में अभी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और होता है, पूछा जाता है कि देखिए ये क्रोमियम और कॉपर है। क्रोमियम और कॉपर दोनों अपवाऊ के नियम के अपवाद हैं। क्रोमियम भी और कॉपर भी दोनों के दोनों अपवाऊ के नियम के अपवाद हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। 1s2, ये 2s2 और आपका ये 2p6, 3s2, 3p6 और इसके बाद यहां 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4s2 ना होके यहाँ 4s1 होता है और ये आपका 3d5 हो जाता है। क्यों, इसका भी रीजन बता रहे हैं अभी हम। कॉपर में भी ये बात देख लीजिए, 1s2, 2s2, आपका 2p6 और ये आपका 3s2, ये देखिए 3p6 और यहाँ पर 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 4s1 होकर 4s1 होता है और यहाँ 3d10 होता है। इसका रीजन है, रीजन क्या है कि 4s और 3d उपकोष की जो ऊर्जा होती है वो लगभग समान हो जाती है और लगभग समान होने के कारण जो 4s का इलेक्ट्रॉन रहता है वो 3d में चला जाता है और जब 3d में चला गया तो ये देखिए कॉपर का क्रोमियम का अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है और कॉपर का देखिए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहीं बता भी दें, देखिए जैसे क्रोमियम का आपको मैं मान लीजिए 3d में दर्शा दूं तो आप जानते हैं 3d है, डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। अब अगर 5 इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। देखिए क्रोमियम का ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया और ये देखिए कॉपर का आप दर्शा दीजिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये देखिए कॉपर का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपका 6वां इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, ये 9वां और ये 10वां इलेक्ट्रॉन। देखिए ये यानी क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था अर्धपूरित हो गया और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णपूरित हो गया। और आप जानते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। यहां पर ये बात हो गई। इसके बाद जो है आगे चलकर हम लोग चर्चा करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के आकार के बारे में, परमाणु आकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परमाणु आकार के बारे में कैसे चर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए
एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 2 8 1 हो गया। ये देखिए परमाणु का ये न्यूक्लियस हो गया, ये देखिए पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, और ये आप देखिए तीसरी कक्षा हो गई। और बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इससे पहले वाले में ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। देखिए ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 2 4 2 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और उससे पहले वाले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है, ये परमाणुवी आकार, परमाणुवी त्रिज्या कहलाती है। देखिए अब आप परमाणुवी आकार जानते, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणुवी आकार, परमाणुवी त्रिज्या कहते हैं। अब ये 2 प्रकार से इफेक्टिव होती है, एक जेड इफेक्टिव, एक परिलक्षण प्रभाव, आवरणीय प्रभाव। यानी जेड इफेक्टिव मतलब जिसको आप कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, और एक होता है परिलक्षण प्रभाव, दूसरा नाम आवरणीय प्रभाव भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले। प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर क्या होता है। देखिए ये आपका नाभिक है, ये नाभिक आप जानते धनावेशित होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आप जानते ऋणावेशित होता है। तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है। तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल, यानी कोई भी परमाणु है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किया गया आकर्षण बल, वही क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश। इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किया जाने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब आप बताइए, ये नाभिक जितना इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा, आकार उसका उतना कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल ज्यादा, तो उसको आप कहोगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा तो उस परमाणु का आकार घट जाएगा। आप जानते कैसे, आपको मैंने बता दिया कि भाई जब ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा, तो आकर्षण बल लगाएगा तो उसका आकार कम हो जाएगा, खींच लेगा, उसको खींच कर छोटा कर देगा, तो आकार घट जाएगा। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, परिलक्षण प्रभाव क्या होता है। आप देखिए जैसे आंतरिक कोशों में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्लस जो है जब समान आवेश रहेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो आंतरिक कोशों में लगने वाला प्रतिकर्षण बल परिलक्षण प्रभाव कहलाता है, एसई कहलाता है, एस इफेक्टिव कहलाता है। परिलक्षण प्रभाव क्या है, जो आंतरिक कोश है, आंतरिक कोशों में जो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, वो आपका परिलक्षण प्रभाव, आवरणीय प्रभाव लगेगा। और आप जानते हैं जब प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो आकार परमाणु का बढ़ जाएगा। यानी परिलक्षण प्रभाव बढ़ने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब आकार के बारे में चर्चा करते हैं। पहले 3D की चर्चा करते हैं। 3D श्रेणी में अगर आप बाएं से ऐसे दाएं जा रहे हैं तो आकार में अनियमित परिवर्तन होता है। अब आकार में क्या अनियमित परिवर्तन होता है, आप स्कैंडियम से टाइटेनियम आइए, टाइटेनियम से वेनेडियम से क्रोमियम, यानी स्कैंडियम से क्रोमियम तक आने पर इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश, आप जानते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार घट जाएगा। यानी आप साफ साफ याद कर लीजिएगा, स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। और सॉरी, गलत हमने बोल दिया, स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किया जाने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार छोटा हो जाता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक आने पर का आकार घटता है। आइए मैग्नीज पे चर्चा करेंगे। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 25 होता है,
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त क्या होगा, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए मैं दिखा दे रहा हूं। Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही 25 है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 और ये आपका 3s2 और ये देखिए आपका 4s2 और यहां पर 3d5 हो जाएगा। यानी मैग्नीज में देखिए 3d में 5 इलेक्ट्रॉन यानी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा, और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है जिससे इसका आकार बढ़ जाता है। दूसरी बात, ये बहुत मेन चीज है, ये क्वेश्चन पूछा गया FeCONi, इनका आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। लोहा कोबाल्ट निकेल का आकार लगभग समान होता है। कॉपर से जिंक की ओर जाने पर जो है आकार इनका बढ़ता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या सीधे आया है, टीजीटी परीक्षा में क्वेश्चन सीधे आया हुआ है कि 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में नियमित परिवर्तन होता है, अनियमित परिवर्तन होता है, आकार लगातार घटता है। इनमें से कोई नहीं चार ऑप्शंस बनाता है तो याद रखिएगा 3D श्रेणी में आप अगर बाएं से दाएं जानेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर आकार में अनियमित परिवर्तन होता है। देखिए कभी आकार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर समान हो जा रहा है, फिर बढ़ना चालू हो जाता है, यानी आकार में अनियमित परिवर्तन होता है। अगली बात, अगर आप 3D श्रेणी से, ये 3D से यहां से ये 3D श्रेणी थी, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, एक्टियम से लेके 48 कैडमियम तक ये 4D श्रेणी थी। अगर आप 3D श्रेणी से, ये 3D श्रेणी है और ये 4D श्रेणी है, अगर आप 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में जाते हैं तो 3D से 4D में जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे यानी 3D से 4D में जाने पर याद रखिएगा आकार बढ़ता है। आप अगर 3D से 4D में आप जाओगे तो इनका आकार बढ़ता है, और जब 4D से आप 5D में जाएंगे तो आप तत्व को देखे ही है, ये 72 हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रीनियम आदि भी तत्व आप देखे हैं। तो आप 4D से जब जिस समय 5D श्रेणी में जाएंगे तो बीच में लैंथेनाइड तत्व आता है, और लैंथेनाइड आता तो उसमें लैंथेनाइड संकुचन होता है, और याद रखिएगा लैंथेनाइड संकुचन होने के कारण 4D से 5D में जाने पर आकार लगभग समान हो जाता है। ये चर्चा ध्यान दीजिएगा, अगर आप 3D से 4D में आप जाएंगे तो आकार जो होता है 3D से 4D में जाने पर आकार बढ़ता है, लेकिन 4D से जिसमें आप 5D में जाएंगे तो बीच में लैंथेनाइड के तत्व आएंगे, और लैंथेनाइड के तत्वों में लैंथेनाइड संकुचन होता है, और जब लैंथेनाइड संकुचन होता है तो उनका आकार लगभग क्या होता है, समान हो जाता है। अब इसके बाद कल हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में, और भी तमाम रासायनिक गुण भी इसके पढ़ेंगे। धन्यवाद।